विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल बीए पार्ट प्रथम की व्याख्यान श्रृंखला देख रहे हैं। आज हमारा व्याख्यान संख्या 23वां होगा, जिसका विषय है ज्वालामुखी क्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 460 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी एक डायनेमिक प्लैनेट है। इस डायनेमिक प्लैनेट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। इस प्लैनेट के तहत में हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1500 ज्वालामुखी हमारे यहाँ पर, 44,000 भूकंप तथा 170 उल्कापिंड प्रभावित क्रेटर हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया आकस्मिक अंतर्जात बल की शक्तियाँ हैं जो अत्यधिक शीघ्रता से घटित होकर तत्काल विनाशकारी प्रभाव देती हैं। शाब्दिक रूप से जो ज्वालामुखी क्रिया है अंग्रेजी के वल्केनिज्म से बना है, जिसका निर्माण या जिसका अर्थ रोम के अग्नि देवता वल्केन से है। वास्तव में यूनान में वुल्लो नामक ज्वालामुखी के मुख को पाताल का मार्ग माना जाता था, तो इस कारण से इसको वल्केनिज्म कहते हैं। जापान में फ्यूजियामा, कीनिया में किलिमांजारो, भारत में ज्वाला देवी की प्राचीन काल से इसी कारण से पूजा की जाती है। ज्वालामुखी क्रिया एक भौमिकी प्रक्रिया का सूचक है, जिसके आंतरिक भागों के पिघले हुए शैल पदार्थों की उत्पत्ति, प्रवाह का उद्गार, निक्षेप तथा ठंडा होकर ठोस होने की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है। प्रसिद्ध विद्वान मोंकहाउस के अनुसार ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। वॉरचेस्टर नामक प्रमुख भौतिक भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी प्राय एक गोलाकार छिद्र होता है, जिससे होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूगर्भ से गैस, जल, तरल लावा, शैलखंड आदि क्रस्ट पर निकलते हैं। अतः स्पष्ट है कि ज्वालामुखी तथा ज्वालामुखी क्रिया में अंतर होता है। ज्वालामुखी मात्र उस छिद्र को कहते हैं जिससे होकर मैग्मा, वाष्प, गैस आदि उद्गारित होता है, जबकि ज्वालामुखी क्रिया में वे सभी प्रक्रिया हैं जिनमें पिघला द्रव या मैग्मा की उत्पत्ति से क्रस्ट के आवरण तक, उत्थान तक या उसका उद्गार तक सम्मिलित होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया एक विनाशकारी प्रक्रिया होती है, जिससे भूगर्भ से गर्म गैसें, जलवाष्प, लावा, धुआं, राख, ठोस पिंड आदि बाहर भयंकर गर्जना के साथ एक नली मार्ग द्वारा भूपटल पर प्रकट होते हैं। यद्यपि ज्वालामुखी का एक दूसरा प्रमुख उदाहरण दरारी उद्गार भी होता है, जिसमें ये सब विस्फोट के साथ नहीं होकर दरार के माध्यम से सभी पदार्थ निकलते हैं। अतः संक्षेप में ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के धरातल के नीचे मैग्मा या जल के मध्य विस्फोटक विवाह का परिणाम है, जैसा कि उन्होंने कहा। तो ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे यहाँ पर निकलते हैं। उसे 3 कैटेगरी में कह रखा है, जिसे लिक्विड मटेरियल, गैसेस एंड सॉलिड मटेरियल। जो लिक्विड मटेरियल है उसका जो मुख्य भाग है वो उसके अंतर्गत में जो मैग्मा तथा लावा है। मैग्मा, जैसा कि हम जानते हैं कि वह पदार्थ क्रस्ट के नीचे, ठोस चट्टानों के नीचे लगभग 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी कि पिघली अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जो पदार्थ है उसे हम मैग्मा कहते हैं। वही पदार्थ अगर जब पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है और उसमें से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की गैसें निकल जाती हैं तो उसे हम लावा कहते हैं। इस प्रकार से जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का तापमान इतना अधिक होता है कि इनमें गैस व अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसका तापमान मुख्यतः जो 500 डिग्री से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, और इसके निर्माण में बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों के पिघलने का पदार्थ पाया जाता है। अत्यधिक तापमान के कारण से अत्यधिक तापमान की इसकी प्राप्ति जो है मुख्यतः पृथ्वी पर पाए जाने वाली रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा संचयित ताप का एकत्रित होना, पृथ्वी के उत्पत्ति काल का तप्त अवस्था से ताप का प्राप्ति होना, ये सब कारण है। इस कारण से ताप का संचयन होता रहता है। और पृथ्वी के, जैसा कि हमें आंतरिक भाग का पता है कि जो हमारा जो आंतरिक कोर है बिल्कुल तप्त और तरल अवस्था में पाया जाता है। उसमें बाह्य कोर से
एक फ्लेम के रूप में जो मेंटल पदार्थ है उसको तप्त करता है, गर्म होकर वो पिघलता है और पृथ्वी के ऊपरी भागों में वो गति करता है। इस प्रकार जब मैग्मा पृथ्वी पर की सतह पर आ जाता है तो उससे मिली हुई गैसें जलवाष्प अलग होकर निकल जाती है, तब उस पदार्थ को हम लावा कहते हैं। इस प्रकार मैग्मा लावा, गैस तथा वाष्प का मिश्रित रूप होता है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में मैग्मा के दो प्रकार बताए गए हैं, जिसमें अटलांटिक मैग्मा यानी सागरीय प्लेटों के कारण से होता है तथा रियोलिटिक मैग्मा जो महाद्वीपीय प्लेटों के कारण से उत्पन्न होता है, उनकी टकराहट के कारण से। लावा से निकलने वाला जो पदार्थ है बहुत तरल और दहकता लाल रंग का होता है, जो धरातल पे प्रकट होता है। सिलिका की मात्रा के अनुसार लावा को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, एसिड लावा और क्षारीय लावा। जब लावा में सिलिका की मात्रा 70% से अधिक होती है तो वह बहुत गाढ़ा या पेस्ट जैसा होता है और शीघ्र ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जिसे हम एसिड लावा कहते हैं। जबकि क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है और सिलिका की घटती मात्रा के अनुसार वह पतला, काला और अधिक भारी वाला पदार्थ होता है, जो धीमी गति से ठंडा होता है, पतला होने पर दूर तक फैल जाता है, जिससे पठार भांति की संरचना होती है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो लावा या मैग्मा है ज्वालामुखी से निकलने वाला प्रमुख पदार्थ के रूप में आता है। दूसरा प्रमुख पदार्थ है वो हम गैसीय या आप लिक्विड फॉर्म के गैसीय या जलवाष्प के रूप में हम इसको कह सकते हैं। जब बहुत ये सम्मिलित पदार्थ बहुत ऊंचे तापमान पर तेजी से फव्वारों की तरफ निकलकर वायुमंडल में फैल जाता है। वास्तव में ज्वालामुखी क्रिया के लिए यही पदार्थ उत्तरदायी होता है। ज्वालामुखी गैसों में 60 से 90% तक वाष्प की मात्रा होती है, यानी कि इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन, नाइट्रोजन, अमोनिया, अन्य जहरीली गैसें भी निकलकर वायुमंडल में फैल जाती है। इन उद्गारों के साथ धुआं भी निकलता है, जिनमें राख व धूल के महीन कण चारों ओर गैसों में घुलकर वातावरण को भारी बना देते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, उसका भी ज्वालामुखी क्रिया में बड़ा प्रमुख योगदान रहता है, विशेषतः जल वाष्प का। तीसरा जो प्रमुख प्रकार है विखंडित जो पदार्थ है या जो ठोस पदार्थ जिसे कहते हैं, उससे उस ज्वालामुखी के उद्गार के समय विभिन्न प्रकार के जो वाष्प, गैस और तरल के साथ साथ बालू के कण से लेकर विशाल शिलाखंड तक पदार्थ निकलते हैं। कुछ पदार्थ ठोस व सघन होते हैं तो कुछ ज्वालामुखी के कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान छिद्र में होते हैं। महीन कण व धूल को ज्वालामुखी धूल कहते हैं, जो आसमान में वायुमंडल में बहुत समय तक फैली रहती है। सुपारी या मटर के दाने के आकार को हम लैपली कहते हैं। चने के चना जो थोड़ा सा मटर के दाने से बड़ा होता है और गोलाकार नहीं होता है, उन पिंडों को स्कोरिया कहते हैं, स्कोरिया। और स्कोरिया को जब स्कोरिया मिल जाते हैं उसको ब्रैसिया कहते हैं। राख के विस्तृत जमाव को हम टफ कहते हैं। विशाल जो शिलाखंड है उनको ज्वालामुखी बम कहते हैं। और ब्रैसिया के साथ गैस के बुलबुले से निर्मित छिद्र में झमक पदार्थ या प्यूमिस, जिसे हमारा मैलखोरा कहते हैं, उस तरह के पदार्थ को भी हम पदार्थ यहाँ पे पाया जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ हमारे यहाँ पर निकलते हैं, जिसके हमने क्रमशः 3 भागों में विभक्त कर रखा है। अगर हम इसके अंतर्गत देखेंगे तो जो हमारा जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या है, कि अगर वास्तव में देखा जाए तो ज्वालामुखी क्रिया का मुख्यतः जो कारण है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप की उत्पत्ति होनी है। ताप की उत्पत्ति से विभिन्न प्रकार की जल वाष्प या गैस या इसकी उत्पत्ति होती है, उसके कारण से वो पदार्थ है वो विस्फोट के रूप में निकल के आता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों के संभावित कारणों का तो पता लगाया जा रहा है, जिनके मुख्यतः निम्न कारणों को हम देखते हैं। गैसों की उत्पत्ति है, यानी मैग्मा की उत्पत्ति है, वो ये सबसे बड़ा कारण है। अगर हम ये कहेंगे कि मैग्मा उत्पन्न नहीं है तो वो कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं हो सकती है। तो मैग्मा की उत्पत्ति से ये मतलब इससे ये प्रमाणित होता है कि ज्वालामुखी क्रिया का प्रमुख कारण क्रस्ट की भीतर की परतों में पिघले शेल पदार्थ या मैग्मा की उपस्थिति का होना है। अधिकांश ज्वालामुखी उद्गार में ये पाया जाता है। मैग्मा का निर्माण क्रस्ट से 16 किलोमीटर गहराई पर स्थानीय क्षेत्रों में संकेंद्रित होता है और लगातार एक परत में नहीं पाया जाता। रेडियो एक्टिव
तथा प्लेट विवर्तन की प्रक्रियाओं से उत्पन्न ऊष्मा के स्थानिक संचयन से यह मैग्मा उत्पन्न होता है। मैग्मा का तापमान 500 डिग्री से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसमें सिलिकेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। अतः मैग्मा की उत्पत्ति शैलों के पिघलने से होती है और शैलों को पिघलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता रहती है। और उच्च तापमान की प्राप्ति हमारे को जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पाई जाने वाली आद्र ऊष्मा यानी कि ओरिजिनल हीट है, और सहवन ऊष्मा है, संकुचन वाली ऊष्मा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो उत्पत्ति है, और विभिन्न प्लेटों के टकराव से ये ताप की उत्पत्ति होती है। तो ये सब उत्पत्ति के कारण से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। दूसरा प्रमुख कारण भूगर्भ में ताप का बढ़ना है। जैसा कि हम कहते हैं कि भूगर्भ में जो ताप का जो बढ़ना है वो प्रमुख कारण इसके अंतर्गत में आता है। तो जो भूगर्भ में ताप है वो किस कारण से बढ़ता है कि जब, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में तापमान की वृद्धि क्रस्ट में निरंतर नीचे की और क्रस्ट से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती रहती है। ऊपरी परत में रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन तथा उनकी बहुलता के कारण से ताप निरंतर बढ़ता रहता है। भूगर्भ में घटती दर से तापमान की वृद्धि के कारण चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए, परंतु भारी दबाव के कारण से पिघल नहीं पाता है। परंतु 50-60 किलोमीटर गहराई के मध्य एस्थिनोस्फीयर रूपी कमजोर भागों में से या असंतुलित या स्थिर भागों में चट्टानें खिंचने दबाव में कमी आ जाती है। इससे सीमा का ऊपरी भाग या एस्थिनोस्फीयर पिघलने लगता है तथा दाब या उच्च तापमान जैसी उचित दशाओं में मैग्मा धरातल पर आ जाता है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो गैस व जलवाष्प की उत्पत्ति। महासागरों की गहराइयों, भूमिगत जलभ्रंश तथा दरारों से पूर्वकालीन ज्वालामुखी प्रदेशों की दरारों से ये दरारों मार्गों से काफ़ी गहराई तक जल चला जाता है और मार्ग की गैसें भी सम्मिलित हो जाती हैं। ये जलवाष्प दबाव के रूप के प्रभाव से तथा तापक्रम के प्रभाव से 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होकर बहुत अधिक विस्फोटक स्थिति ला देता है तथा ये गतिशील दबाव वाली गैसें वाष्प कमजोर स्थल व मार्ग से भूतल की ओर बढ़ने लगती है और मैग्मा भी तेजी से बढ़ता है। इसी प्रकार से अन्य कारण के अंतर्गत में पृथ्वी के आंतरिक भागों में असंतुलन उत्पन्न होना, और एक अन्य प्रमुख कारण है प्लेट विवर्तन की, यानी प्लेटों के विभिन्न प्लेटों का जो टकराहट है उसके कारण से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया के जो अनेक प्रमुख कारण हैं उन कारणों के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि प्लेटों की जो गति है उसके कारण से ये हमारे यहाँ पे ताप उत्पन्न होता है। ताप उत्पन्न होने के कारण से चट्टानें पिघलती हैं और जल वाष्प या गैसों की उत्पत्ति के कारण से ज्वालामुखी उद्गार है वो उत्पन्न होता है। तो इसको हम आगे अब देखेंगे कि ज्वालामुखी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं।